प्रारंभिक शिक्षा है आंगनबाड़ी से शुरू हुई। अच्छा, आंगनबाड़ी से शुरू हुई बा? जी जी। जो मेरे पिताजी हैं पहले वो बाहर जाके काम करते थे, मतलब मेहनत मजदूरी वाला काम जी था। आप ये बताएं कि डर उड़ लगा था कभी कि मतलब इंजीनियर वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, बीटेक वाले आ रहे हैं, तो भैया हम लोग तो सिंपल ग्रेजुएट हैं। जब आप फ्रेशर थे बिल्कुल ही स्टार्ट किए, जब 66 से है ना, तो कंटेंट वगैरह क्या था, किस टाइप का बुक लिस्ट था, क्या आपने वो रिसोर्सेस इकट्ठे? यहाँ का जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेनली 6 पार्ट में बटे हुए हैं। कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर के सिर्फ अंक बदल के वही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये मैथ्स के लिए बहुत बेटर रहेगा। इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को। देखिए इकोनॉमी अभी पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। बिहार का इतिहास है, उसका मैं कहूँगा कि आप खुद नोट्स बनाइए। तो नोट्स बनाए कहाँ से, आखिर कहीं से लाएगा ना वो बुक्स वगैरह? मैंने किस तरीके से लाइन मारे, किस तरीके से गोला मारे, दूसरे को समझ आइडिया हो सकता है, तो आइडिया बता दे किस तरीके से नोट्स। यहाँ था क्या पहले कि ऑनलाइनर पढ़ लिए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में भी रटा रटा सवाल आ रहा है वो हो गया। अब एनसीईआरटी कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो। जब पूरी तरह से नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है और नए पाठ्यक्रम पे जब एनसीईआरटी नहीं आ जाएगी तभी शिफ्ट हो। कोई हो सकता है कि दूसरा पढ़े वो भी पढ़ ले, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। तो आप सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए और किसी एक चीज को तय कीजिए। बड़ी बात बता रहे हैं कि आप कंटेंट के लेवल पर ही पहले धैर्यवान हो जाइए कि हाँ हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट है, हमको इससे बाहर नहीं जाना है। नेशनल लेवल का दैनिक जागरण, उसके एडिटोरियल, इसके अलावा आप अगर आपको टाइम मिलता है तो द हिंदू का एनालिसिस देख सकते हैं। जब आंसर राइटिंग मेरा जो पूरा हुआ है, मैंने कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ली है, कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ली है। ये है कि कितना आंसर, कितना क्वेश्चन लिखे होंगे आप लोग? 500 उससे भी ज़्यादा लिख चुके हो। देखिए GS2 का जहाँ तक सवाल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट में लिखने का प्रयास कीजिए ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हम प्रेजेंट कर सकें। और मेरा एक ही मंत्र है, यू डू यू विन। आप करते हैं, आप जीतते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ अखिलेश कुमार हैं। आप लोग फैंस मत होइएगा, इनको हम सर कहे नहीं कर रहे, हमारे जूनियर हैं ये BHU में, ठीक है। तो और छोटे भी हैं उम्र में, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा वो वाला भले ऑफिसर बन गया, BHU का चलता है तो भैया। हाँ, तो अब ये सिलेक्ट हुए हैं 68th BPSC में। इनकी रैंक जो लगी है 176 है और असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर यानी ADMO के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इन समझानेंगे इनका जर्नी कैसा था। और कुर्सी की पेटी मान लीजिएगा ज़बरदस्त, और कुर्सी की पेटी नहीं आपके यहाँ ना, तो हमारे वीडियो देखते रहिए टॉपर स्टॉक, कुर्सी की पेटी बना जाएगी हिंदी मीडियम से, इसलिए कुर्सी की पेटी आप लोग बांधने कर रहे हैं। बहुत डिमांड थी इन लोगों की कि इंग्लिश मीडियम का सारा इंटरव्यू में कर रहा था कि हिंदी मीडियम वाले कोई मिले तो करिए। तो हिंदी मीडियम अब स्टार्ट हो गया है, अब चलेगा सिलसिला। तो इनसे जानेंगे इनका जर्नी क्या था, क्या मोटिवेशन था, क्या स्ट्रगल था, और इन्होंने बिना कोचिंग लिए यहाँ मुकाम तक इन्होंने पहुँचा। और 67th में इंटरव्यू देते थे, फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आप सबके लिए, बुक लिस्ट से लेके, कंटेंट से लेके, आंसर राइटिंग से लेके, ऐसे के लिए क्या करना है। UPSC और BPSC में आप लोग जो फंसे हुए हैं ना कि UPSC वाला सारा इसमें आ जा रहे हैं, BPSC वालों को मौका नहीं मिल रहा और सिंपल ग्रेजुएट हैं। हाँ, BHU का टैग लगा वो बात अलग है, लेकिन ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन है, लेकिन साइंस से नहीं है, बीटेक नहीं है। तो इस चैनल को ग्रो करने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अखिलेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद भैया आपका। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में आप। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से गांव दक्षिण तेलुआ का रहने वाला हूं। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है आंगनबाड़ी से शुरू हुई। अच्छा, आंगनबाड़ी से शुरू हुई? जी जी, आंगनबाड़ी से शुरू हुई। उसके बाद प्राइमरी होते हुए और गांव से ही मैंने अपना 10th और 12th भी किया साइंस से, PCM से। उसके बाद मैं 2017 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से स्नातक किया और 2022 में मैंने इतिहास से ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण किया। और इसी दौरान मेरी प्रिपरेशन चालू रही। और टेक्निकली BPSC में मेरा तीसरा प्रयास है, क्योंकि 67वीं में मेरा रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था डॉक्यूमेंट्स के प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। और 67वीं में मैं कुछ मार्क्स से रह गया फाइनल लिस्ट से। फाइनली 68वीं में मैं ADMO के पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ जी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है कि मतलब ADMO के पोस्ट पर सिलेक्ट होके कैसा फीलिंग है? गांव वाले बड़ा भौकाल है इनके यहाँ, मतलब गाड़ी वाड़ी पूरा बैठा के लोग घुमाए हैं, तो कैसा फीलिंग था? भैया भौकाल नहीं कह सकते हैं, हम जब गाँव से आवे नहीं वो जाको अधिकारी के मतलब समझा था नहीं कि भगवानों से बड़ा बा, लोग के कल्याण करे वाला वो सब
उनके लिए अधिकारी मतलब बहुत बड़ा है। और हमारे तरफ ये दशकों में होता है कि कोई अधिकारी बन के लौटे, वहाँ एक छोटी सी नौकरी भी बहुत मायने रखती है। तो इसलिए जब मैं सेलेक्ट हो गया तो बहुत भव्य तरीके से बहुत लोगों ने भव्य, स्वागत बहुत किया। भव्य। थोड़ा बताएं ग्रामीण पृष्ठभूमि किस टाइप का था और कैसा रहा, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा ये भी मेंशन करें आप। जी हम 4 भाई बहन हैं और जो मेरे पिताजी हैं पहले वो बाहर जाके काम करते थे, मतलब जैसे- मेहनत मजदूरी वाला काम जी ही था। जी। और उसके बाद जब भैया जी मेरे बड़े भैया सुनील कुमार हैं, अभी उनका हाल ही में 4 महीने पहले रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर चयनित हुए हैं। तो जब वो 2013 में इंटर कर लिए तो वो होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। उसके बाद मेरे फादर कभी बाहर नहीं गए हैं, गांव में ही जो अपना खेती है और जो काम होता है वो करते हैं। उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं, अंजलि और भागीरथी। भागीरथी अभी ग्रेजुएट हो गई है अच्छा। और अंजलि भी ग्रेजुएशन कर रही है। तो मेरे पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा। और हम 4 भाई बहनों को मेरी माँ और मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ पढ़ाई, और कोई काम हम लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई पे ही हम लोग अडिग रहे हैं। और उसी का प्रतिफल है कि हम 2 भाई तो अपने जगह पे एक हद तक पहुंच चुके जी, जी, हैं बिल्कुल। और बहनें भी इसी लाइन में लगी हुई हैं, वो भी आज ना कल जरूर हाँ, होंगी। बिल्कुल। आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का आप हैं। जी जी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले बहुत पहले से ख्वाब देख लेते हैं सिविल सर्विसेज का। जी। आप बीटेक वाले आईआईटी एनआईटी करके बीटेक इंजीनियरिंग करके देखते हैं, तो आपका इंस्पिरेशन पहले से ही बना हुआ था या फिर जब कहीं बाहर निकलेंगे बीएचयू वगैरह में गए, कौन सा मतलब कुछ ऐसा क्या था मोटिवेशन इंस्पिरेशन की ये अपने डिसाइड किया? पहला भैया मेरा जो मोटिवेशन आया जब हम लोग 2014 में 9th क्लास में थे, तो उस समय इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा चुनाव के। अच्छा। तो उस दौरान हमारे स्कूल में जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम होता है उसके लिए कार्यक्रम हुआ, तो जिले के डीएम आए थे ओए होए होए। और उनका जो काफिला था ना, हाँ। और चूंकि मैं स्कूल का बाल संसद होता है तो उसका प्रधानमंत्री था, हाँ। तो सारे चीज़ ऑर्गेनाइज, और मेरा हॉबी भी एंकरिंग है और उस समय भी मैं एंकरिंग कर रहा था। तो उस समय डीएम सर से भी मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए। तो पहला मेरा वहीं से मोटिवेशन था। अच्छा। और दूसरा मैं जब 12 किया तो गुरुजनों ने भी बताया कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे भैया जी का भी मन था कि मेरा भाई कहीं बाहर जाकर पढ़ेगा अच्छा और यूनिवर्सिटी में बड़ा- पढ़ाई करें। जी। तो उसके बाद मैंने बीएचयू के लिए प्रयास किया और बीएचयू में चला गया। ओके। तो अखिलेश जी आप ये बताएं कि डर और लगा था कभी कि मतलब इंजीनियर वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, बीटेक वाले आ रहे हैं, तो भैया हम लोग तो सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो ऐसा कुछ था मन में? ऐसा कुछ भैया डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल्स में रहा हूँ आचार्य नरेंद्र छात्रावास से, BHU वहाँ में, से हमारे सीनियर सीएपीएफ के टॉपर रहे हैं खुद मेरे। सचिन? हाँ सचिन भैया। इसके अलावा मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट थे वो भी सीएपीएफ निकाले, यूपीएससी दे रहे थे। तो एक ऐसा डर तो नहीं लगा कि सिर्फ आईआईटी वाले ही करते हैं। और आपका वीडियो देख के जो आपने हिंदी मीडियम से करते थे तो वो भी एक लगता था कि नहीं यार कर रहे हैं और हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुकाम तक तो जरूर जाए। ठीक है। कोई फ्रेशर, मतलब बिल्कुल आप फ्रेशर ही थे वहाँ पे गए तो, क्योंकि ग्रेजुएशन की कोचिंग वोचिंग आपने कहीं लिया नहीं, तो कोई फ्रेशर यदि चाहता है बीपीएससी की तैयारी करना, जब आप फ्रेशर थे बिल्कुल ही स्टार्ट किए, जब 66 से, है ना? जी। तो कंटेंट वगैरह क्या था, किस टाइप का बुक लिस्ट था, क्या आपने वो रिसोर्सेस इकट्ठा किया? सबसे पहले भैया मैंने इसके सिलेबस को देखा बीपीएससी का कि प्री मेंस का और एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है। यहाँ कितने पेपर होते हैं, जैसे यहाँ बिहार स्पेशल एकदम अलग है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाना शुरू किया। और पहले ऑप्शनल होता था, 67 तक था, अभी हटा दिया गया है। तो ऑप्शनल, मेरा इतिहास में ही रुचि था तो हिस्ट्री वहाँ भी मैं पढ़ रहा था, तो ऑप्शनल तो एक तैयार हो गया वहाँ से अच्छे से। आपका ह्यूमैनिटी से फायदा मिला जी सब्जेक्ट जी। होने की वजह और से? मेरा ऑनर्स विषय भी था तो उससे हो गया। इसके अलावा जब मैंने देखा कि जैसे पटना कलम है तो उसके लिए मैंने संसद टीवी पे भी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है, बिहार सरकार के वेबसाइट पे भी, और बहुत सारे ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो मैंने खुद से अपना नोट्स बनाना शुरू किया और लगभग सभी टॉपिक है, जैसे आप देखें मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह, तो इन सब का आपने खुद से नोट्स बनाया। और इसी का ऐसे ही GS2 का पोर्शन, जैसे आप पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में यहाँ आपको संघवाद, संसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, इसके अलावा स्थानीय स्वशासन और इकोनॉमिक्स में बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे हम उस पे आएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे, डिटेल में हम बात कर रहे हैं। जी जी आपके सारी बातों को हम मतलब एकदम उसका निचोड़ हम निकालेंगे एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना? धीरे धीरे उस पर आते हैं हम। जी।
अब जो सिलेबस चेंज हुआ है जी ना जी। प्रीलिम्स में, जैसे कि अब 30-32 क्वेश्चन यूपीएससी टाइप के पूछे गए हैं, ऑप्शनल वाला एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ काम करेगा। जी अब जो 8-8.5 महीने का समय अब बचा हुआ है लगभग, जी। अब किस तरीके का एस्पिरेंट्स अप्रोच रखें? देखिए, बीपीएससी में जब आप तय कर लेते हैं तैयारी करने का, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ का जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मेनली 6 पार्ट में बटे हुए हैं। जैसे आपको इतिहास का सेक्शन हमेशा आपके 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। इस बार भी आया था 25-30 क्वेश्चन जी, 22 से 25 क्वेश्चन 69 में भी आया था उतना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस। आप साइंस का भी देखें तो 30 क्वेश्चन लगभग रहते हैं हमेशा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स। हाँ। जी, मैथ्स 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप 10 में 10 सही कर रहे हैं तो बहुत आप एज में रहते हैं, क्योंकि उसके एग्जैक्ट आपको आंसर आ रहे हैं तो वो सही ही होंगे। रिसोर्सेस के साथ आप मेंशन करें आप। जी, तो मैथ्स के लिए आप पीवाईक्यू के आधार पे प्रैक्टिस कीजिए। बीपीएससी का जो क्वेश्चन है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर का सिर्फ अंक बदल के वही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये मैथ्स के लिए बहुत बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एस्पिरेंट्स को। देखिए, इकोनॉमी अभी पूरी तरह से डायनेमिक हो गया है। अगर आप 68-67 से देखें तो आपको बिहार को जोड़ के और योजनागत जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका इम्पैक्ट कैसे, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा, मैं सबसे पहले बिहार इकोनॉमी सर्वे, उसको आप बिल्कुल पढ़िए। उस लगभग 300 पेज की आती है, लेकिन वो 300 पेज में बहुत सारे डाटा भी होते हैं। उसका जीस्ट वगैरह नहीं आता है क्या? जीस्ट भी आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। कोचिंग वाला निकालते होंगे जी, वो निकालते हैं। तो एकदम आप इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल पढ़िए, वहां से आपको सारी योजनाएं क्या क्या, क्योंकि वहाँ चैप्टर वाइज आपके बटे रहते हैं कि बाल विकास के लिए क्या योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं हैं। जैसे पिछली बार बीपीएससी ने पूछा कि स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वैसे ही हो सकता है कि वो पूछे कि गरीबी के लिए क्या योजना है। तो आप बिल्कुल पढ़िए इकोनॉमिक सर्वे को, बजट को देखिए कि बजट की क्या प्राथमिकताएं रही हैं। और इसके अलावा एक शिफ्ट देखा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको भी आप देखते रहे जो न्यूज में है। जैसे पीएम गति शक्ति को पूछा गया, या विदेश व्यापार नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो इकोनॉमी ऑलमोस्ट करेंट अफेयर्स से जुड़ गया है आपका। जी, हिस्ट्री वगैरह बताएं, जो स्टार्टिंग बताएं आप कि हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह कहाँ से करें, पॉलिटिक्स। हिस्ट्री का देखिए भैया, हिस्ट्री का जो है आपको मेनली जो बिहार का पोर्शन है तो उसके लिए आपको कोई पीटी मेंस प्लस 7 करना होगा एक्सटेंस बहुत अच्छे से। तो उसके लिए आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं लगभग। तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम बुक बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और मैंने खुद पढ़ी है तो ये अच्छी है। इसके अलावा आप जो बिहार का इतिहास है उसका मैं कहूँगा कि आप खुद नोट्स बनाइए। तो नोट्स बनाए कहाँ से, आखिर वो कहीं से लाएगा ना वो बुक्स वगैरह? जी जी, इसका इम्तियाज अहमद की एक बुक है जी, उसको मैंने फॉलो किया। इसके अलावा दृष्टि की बुक आती है बिहार स्पेशल करके, ई बुक, वो भी बहुत अच्छी है। आपको वहाँ से बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं। जैसे इस बार 69वीं बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के कृषि क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो इसको आप इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ सकते हैं और वो दृष्टि के बुक से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, तो वो फायदेमंद रहता है इतिहास के लिए। ओके जी, ज्योग्राफी में बताइए। ज्योग्राफी के लिए एक तो देखिए, अब क्वेश्चन शिफ्ट हो रहे हैं थोड़े से। हाँ। जैसे आपके फंडामेंटल मॉनसून, बाढ़, आपदा, बिहार के डेमोग्राफिक, बिहार में कहाँ कहाँ खनिज संसाधन पाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ उद्योग लग रहे हैं। तो बिहार आपका मेनली फोकस होना चाहिए। बिहार में नगरीकरण, शहरीकरण की क्या स्थिति है, तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई विशेष बुक पढ़ने की जरूरत है। ग्रेजुएशन लेवल की नहीं कि आप सविंदर सिंह पढ़ने लगे, माजिद हुसैन फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी मोटी तो बुक है। वो जरूरत नहीं है आपको, बस आपको कवर करना है हर एक पॉइंट को। आप ऑनलाइन कंटेंट जुटाइए और मेरा ये मानना है कि आप जब खुद का नोट्स बना लेंगे वो सबसे बेटर है। ठीक है, आपने वो नोट्स से बड़ा एम्फेसिस डाला है। नोट्स आपने कैसे बनाया, क्या तरीका था नोट्स बनाने का, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए तो उसको परफेक्ट बनाया जाएगा? और आप लोग नोट्स की डिमांड मत कीजिए, इसलिए मत कीजिए क्योंकि और किसी का नोट्स कोई समझ नहीं सकता। अखिलेश जी मैं सही हूँ ना यहाँ पे? क्योंकि आपने किस तरीके से लाइन मारा, किस तरीके से गोला मारा, दूसरे को समझ आइडिया हो सकता है। तो आइडिया बता दे किस तरीके से नोट्स बनाया जाए। देखिए, किसी भी आप टॉपिक को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे चंपारण सत्याग्रह ही एज अ टॉपिक लेता हूं, तो इस पे आप सोचेंगे इस पे मैं क्या नोट्स बनाऊं। तो इस पे आपको पहले इसको पार्ट वाइज बांटिए कि इसके कारण क्या थे। और नोट्स में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है।
कुछ चीजें आपको मेमोरी में भी होती है, तो उसको याद कीजिए और वहाँ टू द पॉइंट लिखिए। जैसे कीवर्ड, जी कीवर्ड लिखिए, क्योंकि वो आपको मेंस जब आएगा तो रिवीजन में भी काम आएगा। तो जैसे चंपारण सत्याग्रह आप कारण लिखेंगे, फिर क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसको लिखेंगे, परिणाम क्या हुए वो लिखेंगे। अगर उस पर कोई अच्छा कोट मिल जाता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में किसी ने क्या कहा है, उसको अगर आप मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी टेक्निक मेंस है के लिए। जी, मेंस के लिए। और वो आपको पीटी में भी फायदा करता है, कोट्स जैसे स्टार्ट करने के लिए आंसर जी राइटिंग। जी जी, ये हो सकता है। उसके अलावा लास्ट में आप देखिए, जैसे ट्रेंड है कि पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह परिवर्तन बिंदु कैसे था, तो ये आपको खुद सोचना है कि उसने क्या क्या योगदान किया और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का कैसे दिशा बदल गई। तो इसके लिए आपको फिर सोच के लिखना होगा। और वहाँ भी जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का कोट है चंपारण सत्याग्रह पे, तो उसको आप वहाँ कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है नोट्स बनाने का। और खुद का नोट्स बनाइए, किसी कोचिंग वहां से आप पॉइंट ले सकते हैं, आइडिया ले सकते जी, हैं। लेकिन उस पे निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो एक तो आपके लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा बार बार लिखने से मेरा मानना है कि जल्दी याद हो जाता है। इनका जो मेंस का कॉपी है अखिलेश जी का मेरे पास है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग पता चल जाएगा कि हिंदी मीडियम में किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स ये बहुत जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी, जैसे यूपीएससी वाले एनसीईआरटी बहुत पढ़ते हैं, यहाँ था क्या पहले कि ऑनलाइनर पढ़ लिए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में भी रटा रटा सवाल आ रहा है वो हो गया। अब एनसीईआरटी कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आपकी नज़र में, बताएं हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट को। देखिए, एनसीईआरटी हमेशा से, चूंकि वो भारत सरकार द्वारा एक तय गाइडलाइन के तहत तैयार की जाती है और किसी भी स्टेट में उसी के आधार पे आपके जो पाठ्यक्रम है वो तय किए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैंने भी पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगता है शुरू में, लगता है कि कलिष्ट, और वहाँ चीजें जैसे एक पॉइंट लिख दिया गया और वो पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा। तो आप उस चीज को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आज तो इंटरनेट का जमाना है, उसको ढूंढिए और खुद सेपरेट उसको समझिए। और एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िए, एनसीईआरटी के साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिल्कुल आप इसको पढ़िए। कौन से कौन स्टैंडर्ड का? आप 9th 10th और 11th 12th अच्छे से पढ़िए। नया वाला है पुराना वाला, ये भी कंफ्यूजन है। देखिए, नया वाला अभी रैशनलाइज हो रहा है, तो बेटर यही है कि आप पुराना वाला ही पढ़े। और जब पूरी तरह से नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है और नए पाठ्यक्रम पे जब एनसीईआरटी नहीं आ जाएगी तभी शिफ्ट होगा। अभी तो मैं कहूँगा कि आप पुराना वाला ही पढ़े। ठीक है। अखिलेश जी ये बताएं कि जो अब एस्पिरेंट हैं हिंदी मीडियम वाले, खास करके हिंदी मीडियम के ही हम यहाँ पे सारा डाउट क्लियर करने के चक्कर में हैं, हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी भटकाव होता है, तो ये भटकाव कहाँ पे आप देखते हैं, किस तरीके से कहाँ भटकते हैं? मतलब इसे सिलेबस दे रखा है, PYQ अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एस्पिरेंट्स कहाँ भटकता है मुद्दे से? माने जो तय लाइन है कि हाँ इस तरीके से मुझे पढ़ना, कहाँ भटकाव हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ गए हैं कि हमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये यहाँ से पढ़ लिए, कोई हो सकता है कि दूसरा पढ़ा वो भी पढ़ ले, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। तो आप सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए और किसी एक चीज़ को तय कीजिए। किसी ने कहा भी है कि किसी एक बुक को 10 बार पढ़ना बेहतर है कि हम 10 बुक एक बार पढ़ें। तो ये आप फॉलो कीजिए और खुद पे विश्वास कीजिए कि मेरा जो सोर्स है, कंटेंट है, वो सही है। हो सकता है कि आप 1-2 चीजें मिस कर जाए, लेकिन जब आप रिवीजन मोड में हो या जब खाली बैठे तो दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज को ही स्टैंडर्डाइज कीजिए। तो ये लड़कों को, एस्पिरेंट्स को, ये मतलब उनको धैर्य ही नहीं है, मतलब मार्केट में जाते हैं लगते हैं बुक उठाना, नहीं, ये बड़ी समस्या है। एक सिविल सेवक अगर आप बनने चले हैं तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप धैर्यवान बने, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आप कंटेंट के लेवल पर ही पहले धैर्यवान हो जाइए कि हाँ हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट है, हमको इससे बाहर नहीं जाना है। करेंट की बात करी जाए, करेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे इस बार 69th प्रीलिम्स हुआ, आपने भी दिया है, पेपर भी था इनका, मेंस भी दिए हैं, आज ही इनका पेपर था। तो आप ये बताएं कि अब जो इंटरनेशनल जो इशू आ रहा है, जो कुछ क्वेश्चन वहाँ से किए जा रहे हैं, अब ऑनलाइनर वाला काम जो कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं एस्पिरेंट्स, उससे होगा कि नहीं होगा, या फिर कैसे करना होगा? देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए आप तो पहले डेली न्यूज फॉलो करना शुरू कीजिए, और खासकर कौन सा? मैं
मैं हिंदी माध्यम का हूँ। तो मैं जनरली नेशनल लेवल का दैनिक जागरण, अच्छा। उसके एडिटोरियल, इसके अलावा आप अगर आपको टाइम मिलता है तो द हिंदू का एनालिसिस देख सकते हैं यूट्यूब बहुत पे। जी हाँ। बहुत। और बिहार के लिए मैं स्पेशली प्रभात खबर, इसका बिहार के न्यूज के लिए मैं प्रभात खबर डेली, क्योंकि वो ये पेपर उसका फ्री अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और जैसे अभी करंट का जो चेंज हुआ है, तो इसमें देखिए एक ट्रेंड ये है कि जहाँ भारत के प्रधानमंत्री, हमारे विदेश नीति, विदेश मंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा कंटेंट उठाया जाता है IR वाले सेक्शन जी में। जी हाँ। IR वाले सेक्शन में। जैसे अभी आप 69 की ही बात करें तो G20 जैसे भारत ने किया हुआ, हाँ। तो क्वेश्चन आया वहाँ उस पे। सिर्फ ऐसे नहीं पूछा गया कि G20 भारत ने किया, नहीं, ग्लोबल साउथ की समस्याओं को हमने कैसे उभारा और क्या ये हमारे ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में सहायक रहा है। तो ये तो आपको खुद सोचना होगा कि हमने कौन कौन से ऐसे काम किए कि जिससे ग्लोबल साउथ की भी आकांक्षाएं पूरी होती है और हम उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करना होगा। और अब जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट समझते हैं कि कैसे भारत एक समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है, हाँ। और आज कैसे ग्लोबल साउथ को आगे लेके जा सकता है। तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे लगता है कि करंट में अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो दृष्टि वेबसाइट पे डेली न्यूज करके आता है और एडिटोरियल भी आते हैं, वो बिल्कुल पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होता है। मंथली मैगजीन आप पढ़ते थे? जी जी, दृष्टि का मैं मंथली मैगजीन आप दृष्टि का लेते थे? जी। ओके। अखिलेश, जब मेंस की तरफ चलें तो मेंस में ओवर मतलब देखा जाए तो बुक्स सारा वही है जी। कहीं ना कहीं कमी रह रही है लिखने का स्तर पे, मतलब कि आंसर राइटिंग का स्तर पे, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? देखिए, मैंने जब आंसर राइटिंग मेरा जो पूरा हुआ है, मैंने कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ली है, कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ली है। हम लोग का एक दोस्तों का ही ग्रुप है, उसमें मेरी एक दोस्त है, मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा, सुप्रिया। उनके साथ हमने लगभग 2020 दिसंबर 2020 से 2023 तक लगभग हम लोगों ने इतने आंसर राइटिंग किए हैं कि कितना क्वेश्चन लिखे होंगे आप लोग? 500? उससे भी ज्यादा लिख चुके होंगे। 500 ज्यादा क्वेश्चन जी, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। क्योंकि देखिए, जैसे 66 में हम लोगों ने लिखा, साथ में मेंस पूरे वहाँ लिखे, 67, 68 और 69 भी लिख रहे हैं। उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार मेंस दे रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी सिलेक्टेड हो जाए जी। तो मैं और वो दोनों लगभग डेली लिखते थे। इसके अलावा और भी मेरी एक दोस्त थी नेहा, वो भी लिखती थी डेली, लेकिन जब उसका PT नहीं हुआ तो उसने लिखना छोड़ दिया था। तो इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे की कॉपी जांच करते हैं। कॉपी आप लोगों कहीं जांच भी नहीं करवाया आप लोगों ने? नहीं, किसी वेबसाइट वगैरह पे कहीं टीचर और कुछ नहीं? कहीं नहीं, आप हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं। मेरी कॉपी वो जांच करती है और उसकी कॉपी मैं देखता हूँ। हाँ, तो उस पर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पा जाइए, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि GS2 जो पेपर है 15 शॉर्ट्स हो रहे हैं, 5 लॉन्ग हो रहे हैं। अब UPSC से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बात आप लोग मान लीजिए। तो इस पर कैसा काम करें? देखिए, GS2 का जहाँ तक सवाल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हम प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अब क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि ये लॉन्ग के क्वेश्चन शॉर्ट में क्यों पूछ दिया, लेकिन उसको आप फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करने का, और 2 पेज जो दिए जा रहे हैं आप उस चक्कर में मत रहिए कि हमें 2 पेज भरने हैं। अगर आप 1 पेज भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो वो इनफ है, मार्क्स मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अगर मैं बताना चाहूँ तो 68 में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया और इसके उद्देश्य, शायद वो किसी ने नहीं पढ़ा था। जम्बूरी कहाँ किया ये तो नहीं पता था, लेकिन NCC के उद्देश्य पता थे, तो मैंने सिर्फ उद्देश्य ही लिख दिए। तो इतना आप कर सकते हैं। जैसे साइंस टेक का सेक्शन ले, वहाँ पूछा जा रहा है कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी के क्या प्रयोग है। अगर उसने स्वास्थ्य सेक्टर मेंशन किया है तो आप सिर्फ स्वास्थ्य सेक्टर लिखिए। अगर उसने पूछा है कि हेल्थ के मेडिसिन सेक्टर, तो सिर्फ मेडिसिन सेक्टर लिखिए। तो इस तरीके से कीजिए, ये नहीं कि आपको जितना पता है वो लिखने के चक्कर में लगे, ये मत कीजिए। अब ये आप बताएं कि एसे को कैसे हैंडल करें? एस्पिरेंट्स ये समझ रहे हैं कि UPSC वाले के लिए अब ज़्यादा फेवरेबल हो गया है, क्योंकि UPSC में बहुत पहले से ऐसे है, हमेशा से रहा है। तो वो स्टूडेंट्स के आने की वजह से जो मतलब BPSC के जो प्योर स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ BPSC करते हैं, उनके अब फेवर में थोड़ा सा BPSC नहीं रहा। तो इससे की क्या रणनीति हो, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करे एस्पिरेंट्स? ये पहली बात तो अपने मन से निकाल दें कि ये से UPSC वालों के लिए फेवरेबल है। ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। पहले भी ऑप्शनों को लेके उठता था कि
इस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स मिल गया इसमें, तो आप ये सोचिए कि ऐसे आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। और जो तीसरा सेक्शन पूछा जा रहा है बिहार स्पेशल ऐसे, हाँ, बिहार की लोकोक्ति मुहावरे मुहावरे, लोकोक्ति, हाँ। वो आपसे बेटर कोई नहीं लिख सकता है। जिस समाज में आप रहे हैं हमेशा से, जहाँ दादा नानी के मुंह से वो सुनने को मिलता है, उससे आपसे बेटर उसको कौन कौन प्रेजेंट कर जान सकता सकता है। है, बिल्कुल सही बात बोल रहे और ऐसे का जहाँ तक है, तो ऐसे आप जितना डायमेंशन कवर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की, जैसे बीपीएससी में जो अमूर्त और मूर्त विषय या जो कहावत जो भी पूछे जा रहे हैं, उसके आप कितने डायमेंशन, चाहे वो सामाजिक डायमेंशन उसके हो, या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, या भू राजनीतिक महत्व का हो, आप सभी चीज को लिखिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, कि आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उस टॉपिक से। जैसे अगर एक ऐसे पूछा गया था 68 में कि विचार जीवन का आधार है। अब देखिए, आप इसमें सोच सकते हैं कि ये तो इसमें हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल ढूंढिए अपने आसपास कि अगर, जैसे मैंने ऐसे में मेंशन किया कि अगर भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, तो ये भी तो एक विचार ही है। बिल्कुल। और ये विचार ही है तो जो हमें प्रेरक एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। तो उसके आप पूरे डायमेंशन समझिए और ऐसे को आप एक जगह बांधिए मत, बस उसके जो केंद्रीय बिंदु है उसके इर्द गिर्द ही लिखिए। और ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए। कितना ऐसे आपने लिखा होगा? हम लोगों ने 69 के लिए अगर बताएं तो लगभग 30 ऐसे हम लोगों ने लिखा है। कुछ खास ऐसे टॉपिक जिस पे ज्यादा फोकस करना, इस पे ज्यादा प्रिपेयर करना होगा ऐसे के लिए? जी बिल्कुल, कुछ जैसे टॉपिक्स हैं कि जैसे आप शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में विकसित भारत आजकल बहुत न्यूज में है, गरीबी या ग्रामीण संस्कृति, बेरोजगारी, इसको आप बिल्कुल तैयार कीजिए। इसके अलावा विदेश नीति में भारत की बढ़ती महत्ता, या जैसे हमारे सांस्कृतिक जो मुद्दे रहे हैं, जैसे भारत का कैसे रिच कल्चर रहा है, उसको भी आप बिल्कुल कवर कीजिए। ओके, बहुत डिटेल स्ट्रेटेजी आपने शेयर कर दिया। बाय द वे, यदि मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप अपने ओर से मेंशन कीजिए स्टूडेंट्स के लिए। सपोज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ पाया हो तो। मेरा यही मानना है कि देखिए, फेलियर से कभी घबराइए मत, अपने रिसोर्सेज को जितना हो सके अपने अनुसार तैयार कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी को देख के उसने ये किया तो हम भी वो करें, नहीं। भेड़िया धसान एक बोलते हैं गांव में, तो उस रास्ते पे मत चलिए, खुद अपना रास्ता बनाइए। और मेरा एक ही मंत्र है, यू डू यू विन। आप करते हैं, आप जीतते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अखिलेश बाबू। और बहुत डिटेल में आपने सारी बातें खुल के नेचुरली आपने रखा। आप सभी बीपीएससी एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम के हैं, आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए इन्होंने। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हिंदी मीडियम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक उनको जरिया पता चल सके, क्या स्ट्रेटेजी पता चल सके कि सेल्फ स्टडी करके किस तरीके से बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है। और आप बीपीएससी देंगे, ईश्वर से प्रे करता हूँ कि आप बीपीएससी क्रैक करें और हिंदी मीडियम का ऐसे ही नाम रोशन करें, और ताकि सारे एस्पिरेंट्स का मोरल हाई हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।